नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शहरी जीवन और लेखन कला का विकास पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी थी और आपको मैंने दो मूल्यवान क्वेश्चन, एक तो शहरीकरण के कारण और दूसरा लेखन कला का विकास अच्छे से पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करें, संभव हुआ तो, नहीं तो इसको अगले चैप्टर में तो अगले पार्ट में तो इसको हम कवर कर ही देंगे। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बेसिकली यहाँ के शहरों के बारे में, मैंने आपको पिछली बार शहरीकरण के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं आपको यहाँ के जो शहर थे जिसमें दो शहर प्रमुख थे उनके बारे में डिटेल दूंगा और यहाँ के मंदिरों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो सबसे पहले शहर है वो उर होने वाला है। एक सेकंड में आपको निकाल लेता हूँ, फिर बात करते हैं। ये रहा। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो शहर है, मतलब मेसोपोटामिया का जो शहर था उर, उसके बारे में आपका यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2018 और 2019 में उर से 8 नंबर का क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ था। क्वेश्चन ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं आता, क्वेश्चन सीधा आता है कि उर नगर की विशेषताओं का वर्णन करें या उर नगर का जो एक अर्बन सिस्टम था वो कैसा था। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको विभिन्न पॉइंटों के माध्यम से समझाऊंगा, आप अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। तो पहली बात आपको याद होना चाहिए कि या पता होना चाहिए कि मेसोपोटामिया की जो शहर उर है उसकी जो खोज है या जो उसकी खुदाई जो है वो 1930 के दशक में शुरू हुई। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेसोपोटामिया की जो शुरुआत है या खुदाई की जो शुरुआत है, जो डिस्कवरी जो हुई थी वो सबसे पहले 1840 में हुई थी। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया का जो उर शहर था वो 1930 के दशक में खोजा गया था। तो जब यहाँ इसको खोजा गया तो यहाँ पर के जो हमें शहर है या जो यहाँ का हमारा अर्बन सिस्टम था उर का, तो वो बाकी शहरों से क्या था, डिफरेंट था। तो आज हमें यही पढ़ना है कि जो उर नगर जो था तो उसका एक सिस्टम क्या था। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंटों के माध्यम से क्या करूंगा, समझाऊंगा। अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से लिखना है। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको नंबर पूरे यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको 3 के हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो उर की अगर मैं सबसे पहला जो पॉइंट बताऊं आपको वो है टेढ़ी मेढ़ी गलियां। जी हाँ दोस्तों, जब इतिहासकारों ने आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर खुदाई करी तो यहाँ की जो गलियां हमें देखने को मिली वो टेढ़ी मेढ़ी का मतलब है जिगजैग, यानी ऐसा नहीं कि जैसे आज के शहर हमारे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज के शहरों में क्या होता है, स्ट्रेट गली होती है, यानी एक ग्रिड पैटर्न में बनी होती है। ठीक है, जो एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करते। लेकिन अगर हम उर की बात करें तो आप इसको उर जो शहर है उसको आज से भी कंपेयर करना, या तो मैं आपको हड़प्पा से भी कंपेयर करूंगा जो आपको 12th में पढ़ना है। हड़प्पा आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने भारत की सभ्यता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उर यानी मेसोपोटामिया और हड़प्पा में क्या डिफरेंसेस था। लेकिन मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ, हड़प्पा के बारे में आपका यहाँ क्वेश्चन आने के चांस कम है, लेकिन आपको फिर भी साथ साथ पता होना चाहिए, नहीं तो हम उर के बारे में तो स्टडी कर ही रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये था कि मेसोपोटामिया का जो उर शहर था वहाँ की जो गलियाँ थी टेढ़ी मेढ़ी थी और बहुत ज़्यादा नैरो थी। नैरो माने बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो यहाँ पर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, मतलब पहिए वाली गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, क्योंकि बैलगाड़ी ही होती थी, तो यहाँ से वो जा नहीं पाती थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझने को मिलता है। फिर इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो आता है जल निकास व्यवस्था ना होना, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ का वेल सेट नहीं था। अगर आप इसके अपोजिट हड़प्पा में देखें तो हड़प्पा में जो जल निकास का मतलब समझते हैं ना, कि जो घर का जो पानी होता है, ठीक है, उसको निकालने का सिस्टम यहाँ पर क्या होता है। तो हड़प्पा की अगर हम बात करें तो जल निकास व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छी थी, जो आप 12th में पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ बात उर की करें तो उर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी, घर में कोई नालियाँ या ड्रेन नहीं बनाई थी, और जो घर का जो पानी था वो घर के आंगन में ही इकट्ठा हो जाता था। जैसे आज अगर हम देखें कि अगर हमारे जो घर का जो बाथरूम होता है उसकी जो नाली होती है वो बाहर सड़क की नाली से जुड़ी होती है, लेकिन हड़प्पा में भी सेम था।
कि हड़प्पा में क्या होता था, घर के बाथरूम होते थे ना, उसकी जो नाली थी वो गली के नाले से जुड़ी होती थी या सड़क के नाले से जुड़ी होती थी, लेकिन हमें मेसोपोटामिया में ये सिस्टम नहीं मिला। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्या मेसोपोटामिया के लोग थे वो अर्बन प्लानिंग के बारे में जानते थे, तो आपका यहाँ सीधा सा आंसर नो होना चाहिए और उस आधार पर आप ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को अर्बनाइजेशन तो पता थी लेकिन प्लान अर्बनाइजेशन के बारे में नहीं पता था, यानी वो कोई डेवलप शहर नहीं थे, ठीक है, वो बसाए हुए शहर नहीं थे, जिससे एक वेल सेट सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद कमरे में खिड़कियों का अभाव। देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वहाँ के जो हमें घर प्राप्त हुए, तो घरों में हमें बेसिक नॉलेज या एक बेसिक जानकारी ये मिली है कि घर के जो खिड़कियाँ थी, जैसे आज हमारे घरों में खिड़कियाँ होती हैं, हड़प्पा में भी हमें, अच्छा यहाँ पर हड़प्पा और मेसोपोटामिया में कॉमन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि मेसोपोटामिया के भी जो हाउस थे वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती थी और हड़प्पा के घरों में भी खिड़कियाँ नहीं हो सकती। तो इसका एक जो रीज़न हो सकता है वो प्राइवेसी रीज़न हो सकता है कि वो अपनी घर की बातें बाहर शेयर करना नहीं चाहते थे, यानी कोई बाहर घर के अंदर उनकी बातों को बाहर से झांक ना ले, तो ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हड़प्पा में और क्या नाम है मेसोपोटामिया में हमें सेम देखने को मिलता है। फिर हमारा जो पांचवा जो पॉइंट आता है घरों के बारे में अंधविश्वास। देखिए हड़प्पा से तो हमें ऐसी कोई चीज घरों के बारे में अंधविश्वास नहीं मिला, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आज आज वर्तमान एज में जब लोग या साइंस चांद पर जा चुका है, तो आज भी लोगों के ना घरों के बारे में क्या होता है, अंधविश्वास होते हैं, ठीक है ना। तो मेसोपोटामिया में भी हमें चीज देखने को मिली है। तो लोगों के वहाँ जो हमें घर, अब ये हमें पता कैसे चला, क्योंकि जब हमने घरों को स्टडी किया, यानी आर्कोलॉजिस्ट ने घरों को स्टडी किया, तो उसमें देखा कि जो दहलीज, कई के दरवाजे छोटे थे, ऊंचे थे, यानी एक पर्टिकुलर एक शेप के नहीं थे। अगर हम मेसोपोटामिया में हड़प्पा में बात करें तो हम वहाँ देखेंगे कि हमें वहाँ पर एक ही टाइप के घर मकान मिल रहे हैं, लेकिन हड़प्पा में मेसोपोटामिया में क्या था कि हमें अलग अलग टाइप के मकान या दरवाजे या दहलीज मिल रहे हैं। तो इससे एक अनुमान ये लगाया गया है, क्योंकि हिस्ट्री अनुमानित भी होती है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उससे अनुमान ही लगाया जा सकता है कि ऐसा होता होगा। तो इस आधार पे क्या क्या हम कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो थोड़े अंधविश्वासी थे घर वगैरह को बनाने के लिए। अगर मैं आपको मॉडर्न एज की बात बताऊँ तो आज भी वास्तु का एक बड़ा वो होता है, लोग अपने घर के आगे क्या नाम है एक बहुत टाइप से एक वो गर्दन से टांग देते हैं, ये एक अंधविश्वास को मतलब शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है वो क्या, शवों को दफनाना। शव माने जो लोग डेड बॉडी होती थी उनके लिए क्या था। देखिए वैसे जो आप जानते हैं कि अगर आज हम शवों की बात करें तो शवों को कहाँ दफनाया जाता है, शमशान घाट में, ठीक है, मेसोपोटामिया में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सिस्टम हमें उल्टा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें ना उर्क में कई नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है, लोगों को कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें कई घरों के आंगन के अंदर से, यानी आंगन के नीचे से डेड बॉडी प्राप्त हुई है। अगर एक जगह से दो जगह से होता तो ये इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन हमें उर्क के कई नगरों से क्या हुआ है, कई घरों से क्या हुआ है, आंगन के नीचे से बॉडी प्राप्त हुई है। तो एक इससे अनुमान ये लगाया गया था कि लोगों को एक विश्वास, वही अंधविश्वास वाली बात आ गई कि लोगों को एक विश्वास इस टाइप से था कि शायद ये जो व्यक्ति है, जो उनका पारिवारिक व्यक्ति रहा होगा, ये मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। तो आज के समय पे अगर ये चीज़ की कल्पना करें तो ये बहुत डरावना टाइप सा हो जाता है कि आज कोई भी अपने घर के आंगन के नीचे किसी डेड बॉडी को दफनाना नहीं चाहेगा। लेकिन हमें मेसोपोटामिया में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आंगन में होजों का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पर ड्रेन जो सिस्टम था, यानी नालियाँ वगैरह नहीं थी, तो हमें ना जो बहुत सारी ड्रेन या पाइप जो था वो हमें कहाँ मिले हैं, कोर्टयार्ड में, यानी आंगन में, ठीक है। तो कोर्टयार्ड जो था या कोर्टयार्ड जो था वहाँ पर हमें पानी मिला है, या सॉरी पाइप मिले हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि उनको नालियों के बारे में या जल निकास के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि जो वहाँ का उनके घर वगैरह की साफ सफाई पे वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि जाहिर सी बात है घर का जो गंदा पानी है वो कहाँ पर इकट्ठा होगा, आंगन में इकट्ठा होगा, क्योंकि पाइप कहाँ जाकर खत्म होता है, आंगन में खत्म होता है, ठीक है। तो इस पॉइंटों के माध्यम से हमें बता देना है कि उनकी नगर व्यवस्था क्या थी। उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट था नगर नियोजन पद्धति का अभाव। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे इनको टाउन प्लानिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी
नहीं थी। ऐसा क्यों हम कह सकते हैं? क्योंकि ना ना तो वहाँ सफाई व्यवस्था थी, ना वहाँ गलियाँ या सड़कें चौड़ी थी जहाँ से बड़े बड़े बैलगाड़ी निकल सकती थी, ठीक है, ना वहाँ पानी निकालने की व्यवस्था थी। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग थे वो टाउन प्लानिंग के बारे में उनको थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। सफाई व्यवस्था ना होना, ये पॉइंट मैंने ऊपर वाले पॉइंट से ही निकाला है। तो जब जाहिर सी बात है पानी घर के अंदर इकट्ठा होगा, गलियाँ छोटी होंगी तो कीचड़ होगा, तो वहाँ पर सफाई व्यवस्था तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर उर के बारे में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस आधार पर इसको क्या कर देना है, पॉइंट एक्सप्लेन के हिसाब से एक्सप्लेन कर देना है। मैंने इतना लंबा उर के बारे में इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स में कभी कभी आ जाता है, या तो 3 मार्क्स में आता है, आपको सीधा सीधा लिख देना है, ठीक है, 5-6 पॉइंटों के माध्यम से, मतलब विदाउट एक्सप्लेन। लेकिन अगर क्वेश्चन 8 में आता तो आपको उसके बारे में इंट्रो, फिर पॉइंट एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तो हमारा जो सबसे एक और शहर है, उर्क के बारे में हमने पढ़ा। उरुक के बारे में आप खुद बुक से स्टडी कर लेना क्योंकि बहुत छोटा शहर है। लेकिन मैं आपको उरुक के बारे में एक चीज़ बता देता हूँ जो आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि मैंने नोट्स में नहीं लिखा। देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहली जो चीज़ है कि उरुक के बारे में, कि सबसे जो प्राचीन शहर माना जाता है मेसोपोटामिया का, वो उरुक था, उर नहीं। उरुक भी एक शहर था। तो आप ये कॉपी में लिख लेना। पहला जो शहर बताया सबसे प्राचीन शहर उरुक, ठीक है। दूसरे यहाँ पर हमें एक चीज और माना कि हमें ना दो राजाओं के एक बुक में आप देखना, एक वारका शीश करके यानी वारका हेड करके एक वो मिला हमें, एक मूर्ति मिली है आपके बुक के पैसेज के अंदर होगा, वारका हेड करके या वारका शीर्ष करके। आप उसको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि वहां से एक आपका पैसेज अच्छे से तैयार हो सकता है। तो वो भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? उरुक से। ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आपकी क्या हो सकती है, पूछ ली जाती है, ठीक है। उसके बाद अब हम हमारा अगला शहर, इस पे भी हम एक कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 8 मार्क्स का तो नहीं आ सकता, लेकिन 3 मार्क्स या 1 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन आता है। वो शहर है मारी शहर, ठीक है। तो मारी के ऊपर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन अच्छे से बन सकता है। तो देखिए मारी शहर की जो सबसे खास जो बात है, या जो सिटी ऑफ मारी है, यहाँ की जो सबसे खास बात है कि ये जो शहर था लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ, फला फूला, ठीक है। यानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास हमें इसके अवशेष मिलते हैं। उसके बाद ये जो शहर था एक व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अधिकतर जो शहर थे वो व्यापारिक केंद्रों के आसपास बसे थे। उसके बाद मारे से तांबा, रांगा, तेल इत्यादि फरात नदी के माध्यम से सीरिया तुर्की तक जाया करता था। तो यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र था। मेसोपोटामिया के लोग यहाँ से अपनी विभिन्न वस्तुएं लेकर आते थे और जो वहाँ पर आगे ईरान, भारत या सीरिया तक जाया करती थी, ठीक है ना। तो मारी के अधिकारी हर व्यापारी से 10% क्या करते, टैक्स वसूल करते थे। और अब हमारा सबसे कीमती पॉइंट है जो एमसीक्यू में आ सकता है, 5वां पॉइंट, कि मारी नगर तांबे व टीन के लिए प्रसिद्ध था। आपको ध्यान रखना है कि मारी वॉज फेमस फॉर द टीन एंड कॉपर, ठीक है। आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपका ये बन सकता है, ठीक है। उसके बाद मारी में जो क्या व्यापारिक गतिविधियां ज्यादा थी, तो इसलिए वहाँ के जो शहर जो था वो एक शाही शहर था, यानी राजा भी यहाँ पर क्या करते थे, निवास करते। तो यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी संरचनाएं मिली है राजा के द्वारा जो उन्होंने बनाई होगी, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो क्वेश्चन थे मारी और उर और उरुक के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर 8 मार्क्स में क्वेश्चन है शहरों से रिलेटेड तो आपको ये भी लिख सकते हैं, या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन बड़ा सरल है, ज़्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि जो सिटी लाइफ है, यहाँ मैं किसी पर्टिकुलर एक शहर का नाम नहीं बता रहा, यहाँ पर हम सभी शहर क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कि जो मेसोपोटामिया में शहरी जीवन लोगों को कैसा है। तो यहाँ पर 3 पॉइंटों के माध्यम से आपको क्या कर देना है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। तो इसमें हमारा जो पहला जो पॉइंट है वो है रूलिंग इलीट, यानी उच्च वर्ग। देखिए मेसोपोटामिया में जो अमीर लोग थे, देखिए अमीर लोग हमेशा संख्या में क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अमीर लोग संख्या में कम होते हैं लेकिन पावर में सबसे ज्यादा होते हैं। तो मेसोपोटामिया में भी यही था। मेसोपोटामिया में जो राजा जो हुआ करते थे, या जो व्यापारी राजा या पृष्ठ माने पुरोहित, जो मंदिर का पुजारी होता था ना, तो वो शायद अमीर वर्ग में काउंट किया जाता था, जिनके पास धन दौलत और राजनीतिक पावर हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट इसमें आता है एकल परिवार।
ठीक है, तो हमें ज्ञात हुआ है, टैबलेट से पता चला है कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते थे। अगर मैं आपको इंडिया की बात करूं, अगर इंडिया में हम देखें तो जॉइंट फैमिली सिस्टम था। लेकिन अगर मैं आपको वर्तमान की बताऊं तो वर्तमान में पूरे वर्ल्ड में लगभग बहुत कम केसेस हैं जहां पर जॉइंट फैमिली रहते हैं, आज भी जॉइंट फैमिली में। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है यानी जो एकल परिवार होता है उसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे शामिल होते हैं, और बच्चों की जब शादी हो जाती है तो वो भी अपने मम्मी पापा से अलग होकर अपना घर बसा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में भी एकल परिवार का प्रचलन था। उसके बाद मैरिज सिस्टम क्या है, मैरिज सिस्टम मतलब वहाँ के जो लोग बच्चे थे, सॉरी, शादी कैसे करते थे। तो मेसोपोटामिया में ज्ञात होता है टैबलेट से कि मेसोपोटामिया में क्या होता था, अगर लड़का और लड़की तैयार हो जाते थे ना शादी के लिए, लव मैरिज के लिए, तो माता पिता से सहमति लेते थे और उसके बाद वो मैरिज कर लेते या शादी कर लेते थे। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन चांस कम है, मैं नहीं कहता ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन आपको मैं फिर भी बता देता हूँ कि मेसोपोटामिया का शहरी जीवन कैसा था। तो हमें बहुत संक्षिप्त जानकारी मिली टैबलेट से, जिसमें हमें 3 पॉइंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये उर मारी और उरुक और शहरी जीवन के बारे में भी आपको अच्छे से पता चला होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा सबसे कीमती क्वेश्चन तो कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है क्वेश्चन 2016 या 15 के करीब एक बार आया था। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूँ। वो क्वेश्चन हमारा टेम्पल को लेकर, कि मेसोपोटामिया के जो टेम्पल थे या जो मंदिर थे उनको लेकर है। तो मैं आपको एक बार मंदिर का टॉपिक निकालता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो मंदिर का टॉपिक ऊपर है मेरे ख्याल से, एक सेकेंड, शहरी जीवन करवा दिया। दक्षिण मेसोपोटामिया शहरों की शुरुआत, ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से मैंने बता दिया था आपको पिछली वीडियो में कि शहर 3 टाइप से विकसित हुए, एक तो मंदिरों के पास, व्यापारिक केंद्रों के पास और शाही शहर, ये सब मैंने बता दिया। अब आता है हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मेसोपोटामिया में के मंदिरों पे क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको अब अच्छे से यहाँ पर बता देता हूँ। तो मेसोपोटामिया के मंदिरों पे आपका किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन सुन लीजिए आप, या तो सिंपल क्वेश्चन क्या कर लेगा 3 मार्क्स में कि मेसोपोटामिया मंदिरों का विकास शहरों के आसपास कैसे हुआ, या क्वेश्चन क्या आ सकता है कि थोड़ा डिटेल में 8 मार्क्स में आया था, जैसे कि मेसोपोटामिया में मंदिर संस्कृति का एक विभिन्न अंग थे, स्पष्ट करें। ठीक है, तो 8 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको मेसोपोटामिया के जो मंदिर है उनके बारे में फिर सभी डिटेल आपको क्या करनी है, देनी होगी। ठीक है, तो यहाँ आपको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रो में देखना कि मेसोपोटामिया में 5000 ईसा पूर्व में सेटलमेंट यानी बस्तियों की शुरुआत हुई थी, और मंदिरों की शुरुआत भी इन्हीं के साथ मानी जाती है। तो जो अर्लीस्ट टेम्पल जो थे यानी मंदिर के शुरुआती मंदिर जो थे, वो एक छोटा सा क्या होता था, देवालय होता था। देवालय माने एक श्राइन होती थी। श्राइन का मतलब यूँ समझ लीजिए आसान भाषा में कि वो एक कमरा होता था, ठीक है, जहाँ पर एक देवता होते थे, इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ भी नहीं था, और वो सिंगल डोर था। ठीक है ना, यानी वहाँ पर एक ही दरवाजा होता था। दूसरा पॉइंट है कि मंदिर जो होता था वो ईंटों से बना होता था। ठीक है, कच्ची ईंटों से, ब्रंट ब्रिक्स नहीं, यहाँ पर कच्ची ईंटों से क्या होता था, मंदिर बना होता था। ठीक है, और मंदिर के चारों ओर कमरे होते थे। तो ये मैं उन टेम्पल, देखिए अभी आपको सिंपल लग रहा है कि ना, ठीक है ना, क्योंकि अर्लीस्ट टेम्पल है यानी शुरुआती मंदिर है। लेकिन धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और मंदिर को बड़ा करते रहेंगे, लेकिन कैसे वो अभी आपको समझना होगा। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर क्या होता है, विभिन्न देवी देवता होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि देखिए यहाँ के जो मंदिर है वो डिफरेंट है आज के मंदिरों से। कैसे मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको समझते रहिए। ठीक है, तो मंदिर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के देवी देवता होते हैं, जिसमें मेन होता है। तो यहाँ पर आपको मैं 2 देवताओं के बारे में बताता हूँ। यहाँ से आपका एक MCQ क्वेश्चन भी अच्छे से क्या हो सकता है, पूछ लिया जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से समझना। मंदिर में उर, ये गॉड थे, ठीक है ना। उर, देखिए आपको याद होगा, और एक शहर का नाम भी है और एक देवता का नाम भी है, जो किसको रिप्रेजेंट करते थे, चंद्र देवता को, यानी वो मून गॉड थे। ठीक है, और यहाँ पर एक देवी थी। ठीक है, एक देवी थी यानी गॉडेस थी इनाना, जो शांति और प्यार की देवी थी, यानी लव एंड वॉर की क्या थी, देवी थी इनाना। तो आप मंदिर के टॉपिक में भी इसको लिख सकते हैं, और या फिर इसको अगर MCQ में इनाना और उर के बारे में आ जाए तो आपको अलग से भी लिखना
पड़ेगा। तो उसके बाद दूसरा जो इसमें हमने पॉइंट लिखा है वो है कि लोग मंदिर में अन्न दही मछली चढ़ाते थे, यानी लोग प्रसाद के रूप में इस चीज़ें चढ़ाते थे। और लोग ये चीज़ें क्यों चढ़ाते, वो आप भली बात ही जानते हैं कि लोगों को एक विश्वास होता है कि अगर हम मंदिर में देवताओं को कुछ अर्पण करेंगे तो हमें उससे ज़्यादा मिलेगा, ऐसा मानना जाता है। अब आता है हमारा अगली हेडिंग कि मंदिरों में परिवर्तन, टेम्पल मेन अर्बन इंस्टीट्यूशन, यानी टेम्पल जो होते हैं उसमें धीरे धीरे क्या होने लगा, परिवर्तन आने लगा। और इसी पॉइंट को हमें सबसे ज़्यादा समझना है, क्योंकि 3 मार्क्स का अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। देखिए अगर मैं आपको बात एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो शुरुआती मंदिर से वो क्या था, छोटा सा एक देवालय था। देवालय माने घर होता था, लोग आते थे, मुरादें मांगते थे और घर चले जाते थे, ठीक है, नॉर्मल था। लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ जो मंदिर जो थे वो धीरे धीरे एक व्यापारिक केंद्र में क्या होते गए, तब्दील होते गए। इसका रीजन क्या मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ। यदि मान लीजिए कि उस गांव में 10 व्यापारी है या कृषक है, तो जो उन्होंने उत्पादन जो किया, अगर मान लीजिए एक व्यापारी 10 बोरी उत्पादन करता है, तो जाहिर सी बात है आज भी अगर हम देखें तो किसानों के पास स्टोर रूम नहीं होता, ठीक है। तो उस समय लोगों के पास स्टोर रूम तो था नहीं, यानी किसानों के पास स्टोर रूम तो था नहीं। तो व्यापारी और कृषि किसान क्या करते थे कि अपना जो माल होता था वो मंदिरों में रख देते थे और उसके बदले वो पुजारी को क्या करते थे, टैक्स देते थे, ठीक है। तो मंदिर जो धीरे धीरे थे वो किसमें कन्वर्ट होने लगे, व्यापारिक केंद्रों में। हालांकि मंदिर में तो पूजा पाठ का ही मेन काम होता है, लेकिन जब व्यापारियों ने क्या करा, मंदिर को टैक्स देना शुरू कर दिया, नहीं पुजारी को या प्रिस्ट को टैक्स देना शुरू कर दिया, तो प्रिस्ट ने यहाँ पर क्या करा, अब मंदिर जो थे वो धीरे धीरे क्या होते गए, बड़े होते गए। बड़े क्यों होते गए, कि अब लोगों की डिमांड, लोगों का जो प्रोडक्शन है एक सेकेंड, तो लोगों का जो प्रोडक्शन है मंदिर में बढ़ता गया, लोग सामान रखते गए और मंदिर धीरे धीरे एक देवालय जो था वो धीरे धीरे क्या होता गया, डेवलप होते गए। फिर मंदिर के आगे बाजार लगना शुरू हो गया। अगर आप आज भी देखें तो मंदिरों के आसपास बाजार होते हैं। तो बाजार लगने से क्या हुआ कि लोग और व्यापारी आने लगे, खरीदने वाले भी आने लगे और बेचने वाले भी आने लगे। तो इस तरीके से जो मंदिर जो थे वो धीरे धीरे शहरों का रूप लेते गए और इनके आसपास शहर क्या होने लगे, डेवलप होने लगे। ये बात सिर्फ मेसोपोटामिया की नहीं है, अगर आज हम वर्तमान समय में देखें तो यही है कि मंदिर आज क्या है, मंदिर देखिए कोई पर्टिकुलर एक देवता का घर नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत चीज़ें जुड़ी होती है। मंदिर एक पॉलिटिकल सेंटर भी होता है, कल्चरल सेंटर भी होता है, सोशल सेंटर भी होता है। हर टाइप का मंदिर क्या होता है, रूप ले लेता है। आज भी ऐसे हो, पहले भी ऐसा ही था, ठीक है ना। तो यहाँ से अब आता है मंदिरों का महत्व। देखिए मंदिरों का मैंने महत्व यहाँ पे लिखा है, इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो क्या थी। मैंने आपको बताया कि मंदिर सिर्फ एक मेन अर्बन सेंटर नहीं था, सॉरी एक देवताओं का घर नहीं था, वो एक व्यापारिक केंद्र भी था, ठीक है। और शहर का जो जिम्मेदारी है या संचालन जो है वो भी कहाँ से हो रहा है, मंदिर से। क्योंकि मैं आपको यहाँ अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि मंदिर का जो पुजारी है वही क्या है, राजा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पुजारी अलग है राजा अलग है। अगर हम भारत में देखें तो पुजारी अलग था, राजा अलग था। लेकिन मंदिरों में क्या, मेसोपोटामिया में मैंने क्या देखने को मिला कि राजा और पुजारी एक ही थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावर जो थी वो उस समय पृष्ठ के पास थी, यानी मंदिर के पास थी। उसके बाद मंदिर में व्यापारिक माल व अनाज रखा जाता था, मंदिर में लोग पूजा पाठ करते थे, मंदिर में मजदूरों के लिए कमरे भी होते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने बताया ना कि राजा, मंदिर का पुरोहित यानी प्रिस्ट, किंग माने राजा, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। राजा पुरोहित होते थे, राजा के आदेश पर लोग मंदिर में सेवा देते थे और राजा जो टैक्स कलेक्ट करता था उससे क्या करता था, अलग अलग लोगों के लिए काम करता था और मंदिर की देखभाल भी करता था। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ये मैंने आपको बताया 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता तो आपको उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिखना होगा, लेकिन आप लिखेंगे यही जो मैंने आपको बताया। तो एमसीक्यू कैसे बन सकता है वो भी मैंने आपको बताया, 3 मार्क्स का कैसे बन सकता है मैंने वो भी आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आज आपको क्वेश्चन बताया इस वीडियो में मंदिरों के बारे में, और मारी या उरु को शहरी जीवन के बारे में, ये भी आप सभी को समझ आए होंगे। तो वैसे तो इसके अंदर अब 2 क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। नहीं तो मैं देखता हूँ कितना रह गया, फिर मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। उर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और मारी नगर के बारे में पढ़ चुके हैं, विवाह मेसोपोटामिया लेखन कला भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन रह गया, मैं इसको भी इस वीडियो में कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्वेश्चन 2 टाइप से है कि दुनिया को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी काल गणना और गणित की
विधातापूर्ण परंपरा स्पष्ट करे, या एक और में क्वेश्चन है लेखन कला की देन। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो मेसोपोटामिया के जो लेखन कला है, देखिए लेखन कला जब लिखी गई टैबलेट्स पे तब जाकर हमें आज वो टैबलेट प्राप्त हुई और उसके बारे में हम अलग अलग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेसोपोटामिया की अचीवमेंट्स भी है। अचीवमेंट्स पे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, पहले आप ये वाला क्वेश्चन समझ लीजिए। तो मेसोपोटामिया की जो लेखन कला की देन है वो क्या है देखते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला हमने पॉइंट लिखा हुआ है गुणा व भाग की तालिकाएं। तो 1800 बीसी के आसपास कुछ पट्टिकाओं पर वर्गमूल गुणा भाग की परिसारणियां हैं। यानी देखिए दोस्तों, इनसे हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया से ना हमें कोई ऐसी टैबलेट प्राप्त हुई है जिसमें स्क्वायर टेबल्स, ठीक है ना, ये सभी चीज़ों की जानकारी उन पे लिखी गई थी। तो इस समय अनुमान ये लगा सकते हैं कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो उस समय वर्गमूल गुणा भाग का इस्तेमाल करना जानते थे, ठीक है। यानी वो मल्टीप्लिकेशन वो करना जानते थे या गुणा भाग करना वो जानते थे। ये जानकारी में कहाँ से मिली है? उनके लेखन से, यानी टैबलेट से। उसके बाद दूसरा जो इसका पॉइंट है वो चंद्रमा की परिक्रमा का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, आज का जो साइंस है वो ये मानता है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप आज का साइंस ये मानता है, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि मेसोपोटामिया में लोग इस बात को पहले से ही जानते थे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो वर्ष विभाजन। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा सिस्टम है, कैलेंडर का जो सिस्टम है वो सेम टू सेम हमें कहाँ देखने को मिलता है? मेसोपोटामिया से। तो हम मान सकते हैं कि मेसोपोटामिया से ही हमने क्या किया है? कॉपी किया है। वहाँ पर जो एक वर्ष होता था वो 12 महीने का था। एक महीने में 4 हफ्ते होते थे, जैसा आज भी होता है। एक दिन में 24 घंटे होते थे, आज भी सेम है। एक घंटे में 60 मिनट होते थे, ये भी सेम है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है? मेसोपोटामिया से लिया है। उसके बाद खगोलीय ज्ञान, यानी जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो सिर्फ मैथमेटिक्स में ही मैथमेटिक्स के बारे में नहीं जानते थे, उसके साथ साथ वो एस्ट्रोनॉमी, जैसे चंद्रमा का सिद्धांत मैंने बताया, या ग्रहण वगैरह के बारे में, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में, इन सभी के बारे में अच्छे से उनको जानकारी थी। विद्यालय यानी स्कूल वगैरह सिस्टम, वहाँ भी लोगों के पास स्कूल सिस्टम था और लोग बच्चे पढ़ने जाया करते थे। तो एक बात ध्यान रखना, ये जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये सब और सब लेखन कला की देन है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा अंतिम और सबसे लास्ट क्वेश्चन, और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ या तो आपका क्वेश्चन लेखन पे आएगा, या तो आपका क्वेश्चन शहर पे आएगा, या तो आपका क्वेश्चन ये जो है जो सबसे लास्ट है, मेसोपोटामिया की उपलब्धियां या विशेषता, अचीवमेंट्स ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। वैसे जो मैंने लेखन कला के देन आपको पढ़ा है ना, आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने यहाँ पर एक अलग से 8-9 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। मैं आपको बोल के भी बताऊंगा, लेकिन इन पॉइंटों को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारे पॉइंट क्या कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैंने लिखा भी है कि 3 या 8 मार्क्स में आए तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या तो विशेषता पे क्वेश्चन आएगा या उपलब्धियों पे क्वेश्चन आएगा। अब आपको एक्सप्लेन कैसे करना है वो सिंपल है। जैसे कि इसमें मैंने आरंभिक शहर लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 या 3 लाइन एक्सप्लेन करना। आपको ये लिखना है कि भाई मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है और जहाँ पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ था, जिसमें प्रमुख शहर उरमारी और उरुक थे इत्यादि थे। तो आप इतना भी लिख देंगे ना तो भी आपको वहाँ पे क्या मिल जाएंगे? नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं आप लेखन कला, मैंने हेडिंग बने तो आप लेखन कला के बारे में पूरा डिटेल लिख दें। यहाँ आपको 2 या 3 पॉइंट एक्सप्लेन करने, तब जाके आपको हर पॉइंट एक्सप्लेन करोगे तब जाके आपको नंबर मिलेगा। फिर मेसोपोटामिया का गणितीय ज्ञान, मैंने आपको बताया कि वहाँ की टैबलेट से हमें गुणा भाग की सारणियाँ मिलती हैं। फिर लेखन कला, वहाँ के लोग सबसे पहली बार लेखन कला, फिर मंदिर, प्राचीन सभ्यता, कृषि सिस्टम, 2 नदियाँ, विद्यालय, ठीक है, टेम्पल, डिवीजन ऑफ टाइम, सिटी लाइफ, ट्रेड, ये जितनी भी विशेषताएं हैं आपको लिखना है। पॉइंट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, पॉइंट लिखना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और इस तरीके से आप साथ ही आप 8 पॉइंट लिख देंगे तो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको यहाँ फिर स्पष्ट कर देता हूँ, अगर यहाँ इस क्वेश्चन में क्या नाम मेसोपोटामिया की उपलब्धियाँ या अचीवमेंट्स वाले क्वेश्चन में अगर आप मेसोपोटामिया ये वाले पॉइंट भूल जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि फिर आप वो लिखना जो आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा। यानी आप कुछ भी लिखेंगे ना इस क्वेश्चन में मेसोपोटामिया से संबंधित, लेकिन आप पॉइंट बना के लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट बना के लिखेंगे तो की पॉइंट बने रहेंगे और सामने वाले को अच्छे से क्या हो जाएगा? समझ आएगा। अन्यथा आपको नंबर मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप मेसोपोटामिया के बारे में लिख देना। तो दोस्तों, मैंने आपको इन 2 चैप्टर या 2 पार्ट
में वीडियो बनाई है मेसोपोटामिया के ऊपर, सभी समझा दी है, और दोनों वीडियो आप देख लेना, तब जाके आप इस चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बता देना ये वीडियो कैसी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।